इन कॉमन नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एल्क का मतलब क्या है? अगर आईयूपैक नेमिंग लेते हैं तो एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन ओनली। और अगर हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो एल का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 CH3। अब इस कंपाउंड में अगर हम आईयूपैक के लिए एल्क देखेंगे, रूट वर्ड देखेंगे, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में यहाँ पे 3 ही कार्बन है। प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन है। तो हम कहेंगे आईयूपैक का रूट वर्ड है प्रॉप। ओके। और अगर हम कॉमन नेम देखेंगे तो टोटल कार्बन 4 है, तो यहाँ पे रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट। ध्यान से सुनो। देयर मे बी अ कंफ्यूजन टू सम पीपल के कल तो रूट वर्ड बताया था फॉर्म, एसेट, प्रोपियन, ब्यूटाइल, वेलेर। यस, फॉर्म, एसेट, प्रोपियन, ब्यूटाइल, वेलेर, ये वाले रूट वर्ड्स, ये वाले जो नंबर ऑफ कार्बन है, ये सिर्फ एक ही जगह पे यूज होते हैं, दैट इज कॉमन नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव नॉट डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोकार्बन रेडिकल। मतलब जो 8 फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताए थे, विच 8 फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइड। जो 8 फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट बताई थी, उन 8 फंक्शनल ग्रुप्स के नेमिंग के लिए रूट वर्ड होता है फॉर्म, एसेट, प्रोपियन, ब्यूटाइल एंड वेलेन। ओके। लेकिन हाइड्रोकार्बन की नेमिंग में जो रूट वर्ड होगा, वो जो अब तक हम यूज कर रहे थे सेम रूट वर्ड होगा, मैथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, दैट्स इट। ओके। अब देखो, जब एल्केन का कॉमन नेमिंग करेंगे या एल्कीन का कॉमन नेमिंग करेंगे, तो हमें क्या करना है? रूट वर्ड यूज करना है एल्क और सफिक्स यूज करना है एन, एल्केन। आईयूपैक में भी यही करते हैं, एल्केन। लेकिन आईयूपैक और कॉमन नेमिंग में डिफरेंस क्या है? आईयूपैक में हम जब एल्क यूज करते हैं, रूट वर्ड यूज करते हैं, जब कार्बन काउंट करते हैं, तो ब्रांच वाले कार्बन काउंट नहीं करते, सिर्फ प्रिंसिपल कार्बन चेन वाले कार्बन काउंट करते हैं। ठीक है। लेकिन कॉमन नेम में हम क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 है, तो जब मैं आईयूपैक नेमिंग करूंगा तो रूट वर्ड यूज करूंगा प्रोप और सफिक्स लगाऊंगा एन, तो रूट वर्ड हो गया प्रोपेन। और जब मैं कॉमन नेमिंग यूज करूंगा तो मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन और ब्रांच सब मिला के टोटल कार्बन काउंट करूंगा। तो टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 के लिए हो गया ब्यूटेन। ओके। सो दैट इज हाउ वी कैन से दिस इज ब्यूट एन एंड दिस इज। अब यहाँ पे ब्रांच को अलग से लिखना पड़ेगा इन केस ऑफ आईयूपैक, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। तो हम पूरा नाम नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ अभी रूट वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बाकी कुछ नहीं लिखेंगे। तो आई वुड से यहाँ पे आईयूपैक का रूट वर्ड, आईयूपैक का रूट वर्ड होगा प्रॉप, और यहाँ पे कॉमन नेम का रूट वर्ड होगा ब्यूट। चलो फटाफट से एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एल्केन का फॉर्मूला, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 2। तो CH4, C2H6, C3H8, C4H10। अब ध्यान से सुनो, जब एक ही कार्बन होगा या 2 कार्बन होंगे या 3 कार्बन होंगे, ध्यान से सुनना लॉजिकली।
If you have 1 carbon, 2 carbon or 3 carbon, then how many structure of alkene you can draw? कितनी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो? 1 कार्बन में तो एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकती है, 2 कार्बन में भी एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकता। 3 कार्बन है तो राइट, 4 कार्बन है तो क्या हो सकता है? 4 कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, 0 इन ब्रांच। ऑप्शन 2, 3 कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन एंड 1 इन ब्रांच। समझ में आई बात? अगर 2 कार्बन है तो एक साथ कंटिन्यूअस आएंगे, उनमें तो चेन और ब्रांच हो ही नहीं सकती। 3 कार्बन है तो भी कंटिन्यूअस आएंगे, उनमें भी चेन ब्रांच नहीं हो सकती, राइट। 3 कार्बन को ऐसे अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं, तो डज इट मीन देयर आर 2 इन चेन एंड 1 इन ब्रांच? नो, आई कैन काउंट देम कंटिन्यूअसली. All of them are the part of principal carbon chain. I cannot divide them in the chain and branch. तो आप ये कह सकते हो first 3 alkanes do not have any isomer. पहले 3 एल्केन के कोई आइसोमर नहीं होते, मतलब उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 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 and CH, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सिंपल है। 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा? ईथ। 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा? प्रॉप। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूट। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूट। और एल्केन का सफिक्स होता है एन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। पहले 3 कंपाउंड्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई आइसोमर नहीं है। तो मीथेन, फर्स्ट वन इज मीथेन, 1 कार्बन है तो मीथेन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जैसे आप 4 कार्बन पे आए आपको प्रॉब्लम आ गई। 4 कार्बन पे हमने नाम दिया ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन 2 तरह के हो सकते हैं। ऑल 4 कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, 3 इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, 1 इन ब्रांच। और हमारे पास तो बस एक ही रूल है, टोटल कार्बन काउंट करके एन लगा। टोटल कार्बन काउंट किए तो 4 और एन लगाया तो ब्यूटेन, ऊपर वाला भी ब्यूटेन, नीचे वाला भी ब्यूटेन। तो अब क्या करेंगे कॉमन नेम में? कॉमन नेम का सिंपल लॉजिक होता है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो जब प्रॉब्लम आए तब उसके लिए रूल बनाओ, राइट। ये चीजों को एडवांस में नहीं सोचता है क्या क्या हो सकता है। कॉमन नेम कैसा है? रूल बनाओ, कहीं प्रॉब्लम आएगी तो जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए रूल बनाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई? CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप ब्रांच में आ गया। मिथाइल ग्रुप ब्रांच में आ गया, कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। तो जो प्रॉब्लम आई उसका रूल बनाया। प्रॉब्लम ये आई मिथाइल ग्रुप इज एट ब्रांच इन द सेकंड पोजीशन, तो हमने कह दिया ठीक है, आज से जब भी मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आएगा हम उसको कहेंगे आइसो। आइसो, आइसो का मतलब मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन। मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन इज कॉल्ड आइसो। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा
आइसो ब्यूटेन। एक हो गया ब्यूटेन और एक हो गया आइसोब्यूटेन। फटाफट कॉपी कर लो क्विकली। Once you copy, please raise your hand. If you have copied, please raise your hand so we can go for the next topic. Now we'll talk about topic लिखो scientific exceptions of ISO rule. Scientific exceptions of ISO rule. See, scientific exceptions of ISO rule से simple meaning ये है कि उन कंपाउंड के नेमिंग में हमने आइसो वर्ड यूज किया है जबकि वो आइसो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, सो जस्ट टेक इट एज एन एक्सेप्शन, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, सबसे पहले आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल जो रेडिकल होता है CH3 CH CH3, या आप इसको ड्रॉ कर सकते हो CH3 CH CH3। दूसरा आइसो ऑक्टेन CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3 and CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको सेकंड पोजीशन पे बहुत सारी ब्रांचेस मिलेंगी, नॉट जस्ट। अब यहाँ पे देखो इस कंपाउंड को ध्यान से, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कितने हैं? हियर आल्सो देयर इज वन मिथाइल ग्रुप, हियर आल्सो देयर इज वन मिथाइल ग्रुप, हियर आल्सो देयर इज वन मिथाइल ग्रुप। आइसो कंडीशन कहती है देयर इज शुड बी ओनली वन मिथाइल ग्रुप एट सेकंड पोजीशन, और कोई ब्रांच होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ तो तीन तीन ब्रांच है, फिर भी इसको आइसो नेम दिया है, टेक इट एज एन एक्सेप्शन। ठीक है, एंड tryptene, which is also called as isoheptane, tryptane which is also called as isoheptane। ये जो आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाया है इसमें से ये CH2 ग्रुप को कम कर दो। इसमें भी आइसो कंडीशन फॉलो नहीं होती। Although the iso condition is not being followed, still this compound is called as isoheptane। तो isooctane, isoheptane and isopropyl तीनों में आइसो रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, जो हमने एक लाइन कही थी वो अप्लाई नहीं होती। मिथाइल ग्रुप एट सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन। ठीक है, then also these compounds are called iso, take them as the exception of iso। आपको बहुत सारी बुक्स में जब आप IUPAC नेमिंग प्रैक्टिस करोगे एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेगा, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोऑक्टेन। ठीक है, क्यों पूछते हैं वो ये क्वेश्चन? क्योंकि जब वो बोलते हैं आइसोऑक्टेन
तो अगर किसी स्टूडेंट ने एक्सेप्शन लर्न नहीं किया है तो वो क्या करेगा, वो आइसो रूल अप्लाई करेगा और 1 2 3 4 5 6 7 and 8 7 कार्बन चेन में लगाएगा, 1 कार्बन ब्रांच में, और ब्रांच में कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल। तो स्टूडेंट विल राइट दिस नेम, जबकि आइसोऑक्टेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस वन। इसलिए याद रखना आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, देन यू कैन मेक द आईयूपैक नेम 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन इज द आईयूपैक नेम ऑफ आइसोऑक्टेन। ये आइसो रूल का एक्सेप्शन है, ये आइसो रूल का एक्सेप्शन है। नेक्स्ट इज कॉमन नेम्स ऑफ एल्कीन। कॉमन नेम्स ऑफ एल्कीन, कॉमन नेम्स ऑफ एल्कीन। देखो, or rather I should say common names of hydrocarbon having carbon carbon double bond। common names of hydrocarbon having carbon carbon double bond। अब इसमें हम दो कंडीशंस यूज करते हैं आईयूपैक में। जब हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है, आईयूपैक नेमिंग में जब हम हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो हम उसको बोलते हैं एल्क इन। और एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। और कॉमन नेम में क्या होता है, कॉमन नेम में होता है एल्काइलिन। यहाँ पे इन नहीं बोलते, आइलिन बोलते हैं। और यहाँ एल्क का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो, लॉजिक लगाओ, हमने दो कार्बन वाली एल्कीन ड्रॉ करनी है, तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, दो कार्बन लगाओ बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। तीन कार्बन वाली एल्कीन ड्रॉ करनी है तो भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तीन कार्बन लगाओ कहीं पे भी एक तरफ डबल बॉन्ड लगा दो। नाउ 4 कार्बन, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 4 कार्बन में मेरे पास एक ऑप्शन तो यह है कि 4 कार्बन की मैं चेन बनाऊंगा, और दूसरा ऑप्शन 3 कार्बन की चेन बनाऊंगा और एक को ब्रांच में रखूंगा। ये दो ऑप्शन आ गए मेरे पास। आगे क्या ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन आई हैव इज, ये जो 4 कार्बन की चेन बनी है, आई कैन कीप द डबल बॉन्ड एट फर्स्ट पोजीशन और आई कैन कीप द डबल बॉन्ड एट सेकंड पोजीशन। यहां तो डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगाओ टर्मिनल पे भी आएगा, लेफ्ट में लगाओगे तो भी टर्मिनल, राइट में लगाओगे तो भी टर्मिनल, नीचे लगाओगे तो भी टर्मिनल, कोई फर्क नहीं पड़ता। H2 H H3 H2 H3 CH3 CH CH CH3 CH2
CH3 CH3. Now apply the rule we have given. Eth prop, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट एंड ब्यूट. ठीक है. अब कॉमन नेम में डबल बॉन्ड का सफिक्स, कॉमन नेम में डबल बॉन्ड का सफिक्स है आइलीन, नॉट इन. इन यूज करते हैं आईयूपैक में, आइलीन यूज करते हैं कॉमन नेम में. सो विल राइट इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन. ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाली 2 कार्बन का एक ही कंपाउंड बनता है, डबल बॉन्ड वाला 3 कार्बन का एक ही कंपाउंड बनता है. लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखते हैं C4H8, with the formula C4H8, 3 compounds are possible, 3 structures are possible, I would say 3 isomers are possible. Then how would we distinguish them? डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास लॉजिक होगा. ये देखो, ये वाला देखते हैं सबसे पहले. मिथाइल ग्रुप है, कौन से कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे. तो सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप पे तो क्या लिख देंगे? आइसो, आइसोब्यूटाइल. सुनो ध्यान से, जैसे आईयूपैक नेमिंग में आपको पोजीशन बतानी होती है कार्बन की, तो आप डबल बॉन्ड की, तो आप क्या यूज करते हो? नंबरिंग, 1 2 3 4, यू गिव द नंबर्स टू द कार्बन. यहाँ पे भी हम नंबरिंग करते हैं, लेकिन नंबर 1 2 3 यूज नहीं करते, ग्रीक अल्फाबेट्स यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा. मतलब नंबरिंग के लिए हम अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं, नंबरिंग के लिए हम नंबर्स यूज नहीं कर रहे. पोजीशन के लिए नंबर्स यूज नहीं कर रहे हैं, पोजीशन के लिए हम यूज कर रहे हैं ग्रीक अल्फाबेट. तो ये अल्फा, अल्फा एंड बीटा. फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो आई विल कॉल इट एज अल्फा ब्यूटाइलिन. सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, आई विल कॉल इट एज बीटा ब्यूटाइलिन. यस मेक, बोलो. एनी डाउट? यू रेज्ड योर हैंड. यस सर. हाँ बोलो. सर आपने जो सब रेडिकल का नेमिंग सिखाया था, तब आपने सिखाया था ना, आइलिन लगाते हैं जब एडजेसेंट कार्बन से वो निकलता है, तो इसमें सेम नहीं हो गया? हाँ, पर वो रेडिकल का नेमिंग है, तो उसमें फिर वो, जैसे हमने लिखा प्रोपाइलिन, ठीक है, तो वो दैट इज जस्ट अ रेडिकल नेम. उसको कंप्लीट करने के लिए सफिक्स लगाना पड़ेगा, जैसे प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड. अब मैं अगर आपसे बोलता हूं प्रोपाइलिन कंपाउंड, और दूसरा बोलता हूं प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड कंपाउंड, तो प्रोपाइलिन कंपाउंड का मतलब है, प्रोपाइलिन रेडिकल का मतलब है, प्रोपाइलिन कंपाउंड अगर मैं बनाऊंगा हाइड्रोकार्बन, then I have to write CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. और अगर प्रोपाइलिन रेडिकल बनाऊंगा तो एडजेसेंट पोजीशन से 2 वैलेंसी फ्री करनी पड़ेगी. और प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड कंपाउंड बनाऊंगा तो पहले मुझे रेडिकल लेना पड़ेगा प्रोपाइलिन, और फिर उसमें लगाने पड़ेंगे 2 क्लोरीन. तो दैट्स द लिमिटेशन ऑफ द कॉमन नेम सिस्टम, कि आपको क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है. दैट इज द रीजन वी हैड टू अडॉप्ट द आईयूपैक नेम सिस्टम. तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अल्फा ब्यूटाइलिन लिया है,
बीटा ब्यूटाइलिन लिया है, आइसो ब्यूटाइलिन लिया है, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्कीन्स, और वी हैव टू मेंशन इन आवर डिस्क्रिप्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्कीन्स। ओके, ओके या सर। फिर मुझे लिखना पड़ेगा आई हैव टेकन अ प्रोपाइलिन रेडिकल, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे एडजेसेंट पोजीशन से वैलेंसी फ्री करनी है। ठीक है, सो दैट्स वेयर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन नेम विल कम इन द प्ले। यू आर राइट, दोनों के सफिक्सेस सेम है, आइलिन आइलिन, राइट? एनी अदर डाउट? नो सर। ओके, थैंक यू। So this is about the common naming of alkene. Have you copied, everyone? Shall we go for the next one? Okay. So next one is common names of hydrocarbon having carbon-carbon triple bond. Common names of hydrocarbon having carbon-carbon triple bond. Common names of hydrocarbon having carbon-carbon triple bond. Okay. इस केस में देखो, ये सिस्टम बहुत यूनिक है। इसमें हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेंबर जो है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसका नाम होता है एसिटाइलिन। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच मतलब एसिटाइलिन, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द एल्काइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटाइलिन। हमने ये अज्यूम कर लिया है, हमने ये मान लिया है कि जब कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम नाम देंगे एसिटाइलिन। सी ट्रिपल बॉन्ड सी को एक फंक्शनल ग्रुप मान लिया और उस फंक्शनल ग्रुप को नाम दे दिया एसिटाइलिन। अब क्या हुआ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, तो अब आपको करना क्या है, आपको ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको फंक्शनल ग्रुप अज्यूम करना है। ओके, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है हो गया एसिटिलीन। अब जो बाकी बचा उसका नाम लिख दो, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के अलावा क्या है, मिथाइल, मिथाइल। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के अलावा क्या है, डाइमिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप है। व्हाट एल्स यू हैव हियर, इथाइल। ये कौन सा ग्रुप है जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, दैट इज आइसोप्रोपाइल। और जो हमने हाईलाइट किया है रेड बॉक्स में वो क्या है, एसिटिलीन। मिथाइल एसिटिलीन, डाइमिथाइल एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन, आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन।
ये कॉमन नेम सिस्टम आप पूरे 12th स्टैंडर्ड में कहीं भी यूज नहीं करने वाले, नोवेयर। इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे सिलेबस में इसकी एप्लीकेशन कहीं पे आई नहीं है, इन अ वे वी कैन से दैट। मिथाइल एसिटिलीन, डाइमिथाइल एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन, आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन। तो आप बेसिकली करके यू आर राइटिंग द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल एंड ट्रिपल बॉन्ड को आप डील कर रहे हो एज अ फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ C5H12, draw all possible structure of C5H12 and give their common names as well as IUPAC names. Give their common names as well as IUPAC names. Solve करो फटाफट। Okay, so here सबसे पहले C5H12 always make an habit of whatever the formula is given. First thing you are supposed to do is to identify its functional group category. इसका फंक्शनल ग्रुप कैटेगरी क्या है, सबसे पहले आप उसको वो आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे हमारे पास है C5H12, इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू CnH2n+2 कैटेगरी, मतलब ये बिलोंग करता है एल्केन कैटेगरी। नाउ 5 कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन 1 2 3 4 5, ऑप्शन 1। 5 कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, नो ब्रांच। ऑप्शन 2, 4 carbon in principal carbon chain, 1 in branch. Option 3, 3 carbon in principal carbon chain and 2 are in branch. Now, यहां कोई ब्रांच नहीं है, टोटल कार्बन 5 है, टोटल कार्बन 5 है तो हो जाएगा पेंटेन। यहां भी टोटल 5 कार्बन है तो दैट विल बिकम पेंटेन। यहां भी टोटल 5 कार्बन है तो बन जाएगा पेंटेन। These are common names. No branch and pentane. One methyl group at second or second last position. One methyl group at second or second last position, so we call it as isopentane. Two methyl group at second or second last position, this is called neo. ठीक है, one methyl group and only one methyl group,
at second or second last position. That's called iso. And two methyl group at second or second last position, that is called neo. So n iso neo. अब अगर एल्केन में कोई ऐसी पोजीशन आ गई, ध्यान से सुनो, आपके पास 6 कार्बन, कोई ब्रांच नहीं, हाउ मेनी कार्बन? 6, नो ब्रांच, तो 6 के लिए हो जाएगा हेक्सेन, और कोई ब्रांच नहीं है तो n, नाम लिख देंगे n हेक्सेन। 6 कार्बन इन टोटल है, उसमें से 5 चेन में है और 1 मिथाइल ग्रुप ब्रांच में है, सेकंड पोजीशन। Did you hear the condition? I want you to visualize these things. टोटल कार्बन कितने हैं? 6, चेन में कितने हैं? 5, एक ब्रांच में है, सेकंड पोजीशन, नाम क्या होगा? सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप आ गया, आइसो, और टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सेन, नाम क्या हो जाएगा? आइसो हेक्सेन। नाउ कंडीशन इज, आपके पास 6 कार्बन है, आउट ऑफ दैट 5 आर इन चेन, 1 इन ब्रांच। तो क्या यहाँ पे n लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि ब्रांच है। n तो तब लगता है जब ब्रांच में। कैन यू यूज आइसो और नियो? नियो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नियो में तो 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए और सेकंड कार्बन, तो नियो भी नहीं लग सकता, राइट? तो क्या कर सकते हैं? ब्रॉडली कहें तो जितने रूल्स हमने डिफाइन किए हैं उसके बेसिस पे इसका कोई कॉमन नेम नहीं बन सकता, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, आइसो नहीं है, नियो नहीं है, ठीक है? तो ब्रॉडली से बेस्ड ऑन द रूल्स वी हैव डिस्कस्ड, इस कंपाउंड का हम आईयूपैक नेम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारी डिफाइंड 3 कैटेगरीज में नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर लिखना पड़ेगा तो हम आईयूपैक की तरह इसका नेमिंग लिखेंगे, मतलब चेन बनाएंगे, ब्रांच बनाएंगे, ब्रांच का नाम लिखेंगे, चेन का नाम लिखेंगे। डिफरेंस क्या होगा? पोजीशन बताने की जगह ये नंबर यूज नहीं करेंगे, अल्फाबेट यूज करेंगे, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। So what I can do is अल्फा, बीटा, गामा, गामा मिथाइल और 5 कार्बन की चेन है पेंटीन। तो एक अनडिफाइंड रूल क्या हो गया? अगर n आइसो नियो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, n आइसो नियो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो आप नॉर्मल आईयूपैक नेमिंग फॉलो करोगे, बट पोजीशन के लिए अल्फाबेट्स यूज करोगे, ग्रीक अल्फाबेट्स यूज करोगे, ठीक है? सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द कॉमन नेम सिस्टम। वी हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग फॉर द कॉमन नेम सिस्टम। नाउ राइट डाउन द टॉपिक आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म। Proposed by Berzelius। आइसोमेरिज्म का आइडिया किसने प्रपोज किया था? बर्जीलियस ने प्रपोज किया। व्हाट वाज द आइडिया ही प्रपोज्ड? बहुत सिंपल आइडिया था। उन्होंने कहा भाई ऐसा होता है कि कई बार कंपाउंड्स अलग अलग होते हैं,
लेकिन जब आप उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हो तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। कंपाउंड्स अलग है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, सब कुछ अलग है, पर उनके अंदर होने वाले, प्रेजेंट होने वाले, उसके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होने वाले, ध्यान से सुनो मेरे वर्ड्स को, द कंपाउंड्स आर डिफरेंट but in their molecule type and number of atoms are same. Type and number of atoms are same. For example, if I say NH2 CO NH2, so this molecule is urea, and NH4 CNO, this molecule is ammonium cyanate. ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल है यूरिया और एक है अमोनियम साइनेट, तो दोनों अलग कंपाउंड है, और अभी तक तो हमें उनमें कोई सिमिलरिटी दिखती भी नहीं, और प्रॉपर्टी वाइज देखेंगे तो कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों की क्रिस्टल के कलर्स अलग हैं, एक यूरिया का क्रिस्टल थोड़ा येलोइश होता है, अमोनियम साइनेट का क्रिस्टल व्हाइट होता है, राइट। यूरिया एक कोवेलेंट कंपाउंड है, अमोनियम साइनेट एक आयोनिक कंपाउंड है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो देयर इज नो सिमिलरिटी टिल नाउ। लेकिन जब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, दोनों कंपाउंड के अंदर कार्बन एक है, ठीक है, 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 + 2 4 and the 4, 2 नाइट्रोजन and 2 नाइट्रोजन and 1 ऑक्सीजन। तो हम इसको लिख सकते हैं यूरिया and ammonium cyanate have same molecular formula, so they are isomer. आइसोमर दो वर्ड से मिलकर बना है, आइसोस मीरोस। आइसोस का मतलब होता है सेम, मीरोस का मतलब होता है कंपोनेंट्स, सेम कंपोनेंट्स, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, कंपोनेंट्स एग्जैक्टली सेम है, टाइप एंड नंबर ऑफ एटम सेम है, टाइप ऑफ एटम है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नंबर भी सेम है, 2 कार्बन 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। उन मॉलिक्यूल्स को वो दो कंपाउंड की अलग अलग कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ तो डिफरेंस है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। राइट डाउन द स्टेटमेंट्स, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different properties, compounds having same molecular formula but different properties, compounds having same molecular formula but different properties are called isomers. Compounds having same molecular formula but different properties are called isomers. तो देखो बेसिकली अभी हमने देखा यहाँ पे, ये जो एग्जांपल हमने ड्रॉ किया, इस एग्जांपल में हमने C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिया है, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, गिव ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ C5H12। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, देयर आर 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन,
अब आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ की तो 3 स्ट्रक्चर बन गई, 5 कार्बन इन चेन, 4 इन चेन, 1 इन ब्रांच, 3 इन चेन, 2 इन ब्रांच। इसका मतलब ये 3 अलग कंपाउंड है, एक एन पेंटेन है, एक आइसोपेंटेन है, एक नियोपेंटेन है, लेकिन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। तो आई कैन क्लियरली से दैट N-pentane, isopentane, neopentane are isomers of each other. इसका मतलब N-pentane, isopentane, neopentane 3 अलग कंपाउंड तो है, लेकिन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब देखो, हमने आइसोमेरिज्म का कुछ पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया, जैसे इसमें 4th एग्जांपल देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10, लेकिन दो स्ट्रक्चर बन रही है, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, दो स्ट्रक्चर बन रही है ना, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द कंपाउंड्स आर डिफरेंट। तो आई वुड से एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, फटाफट से स्टेटमेंट लिखो क्योंकि स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर चुके हो। एग्जांपल करके लिखो। स्टेटमेंट आपने लिखा है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different properties are called as isomers. Example, first three alkanes do not have any isomer. First three alkane, methane, ethane, propane. First three alkane do not have any isomer. Next, C4H10 has two isomers. C4H10 has two isomers. Bracket में N-butane, isobutane. Next, C5H12 has three isomers. N-pentane, isopentane, N-pentane, isopentane, and neopentane. N-pentane, isopentane, and neopentane. Now comes the role of defining them, the classification of different types of isomerism. Okay, so isomers आइसोमेरिज्म के हमने मेनली दो टाइप डिफाइन किए हैं। आइसोमेरिज्म के प्राइमरीली हमने दो टाइप डिफाइन किए हैं। एक टाइप होता है ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो भी आपने अभी एग्जांपल देखे, अब तक जितने एग्जांपल आपने देखे वो सभी एग्जांपल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब आप उनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो तो स्ट्रक्चर्स अलग होती है। जैसे C4H10 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसके दो आइसोमर आपने बनाए, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो दोनों की स्ट्रक्चर अलग है। एन ब्यूटेन में प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है, आइसोब्यूटेन में 3 कार्बन चेन में है और एक ब्रांच में। सेम पेंटेन के 3 आइसोमर बनाए आपने, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन।
तो वहां क्या हो रहा है, एन पेंटेन में सभी 5 कार्बन प्रिंसिपल चेन पे है, आइसोपेंटेन में मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है, और नियोपेंटेन में 3 कार्बन चेन पे है, 2 ब्रांच में है, मतलब स्ट्रक्चर ही अलग होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो सकता है कि कंपाउंड की प्रिंसिपल कार्बन चेन ही अलग हो। अभी के जो 2 एग्जांपल आपने देखे उसमें यही हुआ है, ठीक है। क्या हुआ उसमें, 4 कार्बन जब मैंने लिए और 2 कंपाउंड बनाए, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, दोनों में डिफरेंस क्या है, एन ब्यूटेन में 4 कार्बन प्रिंसिपल चेन में, कोई ब्रांच नहीं, आइसोब्यूटेन में प्रिंसिपल चेन में 3 ही रह गए, मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन इटसेल्फ इज डिफरेंट, तब हम उसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अब एक चीज और देखो, एक एग्जांपल, जस्ट वन मोर एग्जांपल यहां पे देखते हैं। ये जो हाइलाइटेड एग्जांपल है इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो कितना दिख रहा है आपको, C4H8, क्या दिख रहा है, C4H8। अच्छा, अल्फा ब्यूटाइलिन और बीटा ब्यूटाइलिन में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? अल्फा ब्यूटाइलिन और बीटा ब्यूटाइलिन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C4H8। प्रिंसिपल कार्बन चेन में दोनों में कितने कार्बन है, 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में आपके पास 4 कार्बन है, तो चेन तो सेम है। डिफरेंस क्या है अल्फा ब्यूटाइलिन और बीटा ब्यूटाइलिन में, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा ब्यूटाइलिन एंड बीटा ब्यूटाइलिन? यू कैन सेंड मी इन द चैट बॉक्स। What is the difference between alpha butylene and beta butylene? Their molecular formula is same. Heli, position of double bond is different, right? So, हिना पोजीशन ऑफ एल्कीन नहीं, एल्कीन की पोजीशन नहीं होती, एल्कीन तो कंपाउंड है, डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, राइट? तो क्या अलग है, पोजीशन अलग है, ठीक है, तो हम उसको कह देंगे पोजीशन आइसोमर्स। सेकेंड कैटेगरी क्या होती है, पोजीशन आइसोमर। ओके, होमोलॉगस सीरीज में मैंने आप लोगों को कुछ कॉमन फॉर्मूला लर्न करवाए थे, वो अब काम आएंगे, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा, लेट्स सपोज CnH2n प्लस 2O, फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हो गया C2H6O, और C2H6O का मतलब हो गया, अब हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इस कंपाउंड की कैटेगरी देखनी पड़ेगी, टू विच कैटेगरी इट कैन बिलोंग टू। एल्केन तो नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की कैटेगरी में किस कैटेगरी में आता है ये, दिस बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। दिस बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ अल्कोहल एंड ईथर बोथ। इसका मतलब मैं इस फॉर्मूला को यूज करके 2 कार्बन का अल्कोहल भी बना सकता हूं और 2 कार्बन का ईथर भी बना सकता हूं, अल्कोहल एंड ईथर।
दो कार्बन का अल्कोहल बनाना है और दो कार्बन का ईथर बनाना है। अब प्रैक्टिकली देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 2 है। हाइड्रोजन काउंट करो, दोनों में 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन काउंट करो, 1 है। What is the clear difference we can see here is the functional group is different. एक अल्कोहल है, दूसरा ईथर, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो आइसोमेरिज्म का नाम हो जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चेन पोजीशन फंक्शनल। इसके बाद दो स्पेशल टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं जो अभी हम सिर्फ लिखेंगे, डिस्क्राइब बाद में करेंगे। वन इज मेटामेरिज्म एंड अदर वन इज टॉटोमेरिज्म। एक स्पेशल टाइप और होता है जो हम एनसीईआरटी में वैसे यूज नहीं करते, विच इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रिंसिपल कार्बन चेन अलग है, चेन आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन पोजीशंस अलग है। किसकी पोजीशन अलग, किसकी पोजीशन अलग हो सकती है? अपने आईयूपैक नेमिंग के बारे में सोचो। आईयूपैक नेमिंग में आप किस किस की पोजीशन बताते हो? सबसे पहले आप ब्रांच की पोजीशन बताते हो, लोकेंट प्लस प्रीफिक्स। उसके बाद आप किसकी पोजीशन बताते हो? मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बताते हो। और किसकी पोजीशन बताते हो? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताते हो। प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। अपने आईयूपैक नेमिंग के फॉर्मेट को रिकॉल करो, आपको पता चलेगा। आप उसमें 3 चीजों की मेन पोजीशंस बताते हो। आप ये बताते हो कि प्रिंसिपल चेन में ब्रांच कौन सी पोजीशन पे अटैच है। आप ये बताते हो कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है। और आप ये बताते हो कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे। तो जब पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे, दे कैन बी मेड बिकॉज ऑफ द चेंज इन पोजीशन ऑफ ब्रांच, चेंज इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और चेंज इन पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जैसे सुनो ध्यान से, मैंने बोला प्रोपेन 1 ऑल, ध्यान से सुनो, एनालाइज करो प्लीज। मैंने बोला प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। प्रोप का मतलब कितने कार्बन? 3। कोई ब्रांच तो लिखी नहीं है मैंने इसमें, प्रोप के पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब ब्रांच तो है ही नहीं। प्रोप एन मतलब सिंगल बॉन्ड है। 1 ऑल एंड 2 ऑल, इसका मतलब 3 कार्बन में फर्स्ट पोजीशन पे OH है, 3 कार्बन में फर्स्ट पोजीशन पे OH है तो प्रोपेन 1 ऑल, और 3 कार्बन में सेकंड पोजीशन पे OH है तो प्रोपेन 2 ऑल। तो व्हाट इज डिफरेंट? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, not functional group. Position of functional group is different. I would say they are positional isomers. तो इन आइसोमेरिज्म्स की डेफिनेशंस को लर्न करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, प्रिंसिपल कार्बन चेन अलग है, चेन आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पोजीशन अलग है। किसकी पोजीशन? इधर ब्रांच और मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, द फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ आर डिफरेंट। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आई विल गिव यू द डेफिनेशंस लेटर, अभी सिर्फ समझ लो, ठीक है। मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म दो स्पेशल टाइप के आइसोमेरिज्म्स होते हैं, इसलिए हम उनको अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बाद में डिफाइन करेंगे डिटेल में। इसके बाद आता है नेक्स्ट आइसोमेरिज्म व्हिच इज कॉल्ड एज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
अभी के लिए इसको समझना आपके लिए थोड़ा डिफरेंट पड़ेगा, डिफिकल्ट पड़ेगा। स्टीरियो आइसोमरिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म? देखो कई बार ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम होते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की वो भी सेम है, लेकिन फिर भी कंपाउंड में अलग अलग प्रॉपर्टी शो होती है। तो उसके लिए फिर हमें उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखनी पड़ती है। ठीक है, एक एग्जांपल देखो फिर समझ में आएगा। देखो C4H8, C4H8 का मतलब हो गया CnH2n, मतलब एल्कीन हो गया। एंड साइक्लोएल्केन भी हो सकता है, राइट। मैं आपसे कहता हूं ड्रॉ पॉसिबल एल्कीन, अब आप, जब मैं ये लिख रहा हूं, ये सब कर रहा हूं ना, तो अब आप मेरे मेथड को समझो। ये कोई डिफाइंड मेथड नहीं है कितने आइसोमर बनेंगे। आपको जिस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं इसको समझ के अपनी टेक्निक बनानी है, याद रख लो। बुक में नहीं दिया होगा हाउ टू मेक आइसोमर्स। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया था, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के फाइंड किया कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो CnH2n था, तो ये 2 कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है। अगर ये ओपन चेन है तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, और अगर ये क्लोज चेन है तो ये एल्केन, साइक्लोएल्केन है। मुझे क्वेश्चन में कहा ड्रॉ पॉसिबल एल्कीन, तो मैंने पॉसिबल एल्कीन ड्रॉ कर दी। 4 कार्बन की चेन बना दी, ऑप्शन 1। 3 कार्बन की चेन बना दिया और एक ब्रांच। अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे मल्टीपल बॉन्ड लगाना है। जब मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो यहां मेरे पास 2 ऑप्शन है, डबल बॉन्ड एट फर्स्ट पोजीशन, डबल बॉन्ड एट सेकंड पोजीशन। यहां तो डबल बॉन्ड टर्मिनल ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 CH3। अब आप देखो, ये 1, ये 2 और ये 3। नाउ कंपेयर, 1 और 2 में क्या डिफरेंस दिखता है? 1 और 2 में क्या डिफरेंस दिखता है आपको? मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन अलग है। देखो हमेशा एक रूल बना लो, सबसे पहले तुम चेक करोगे फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले क्या चेक करना है, फंक्शन। वो तो यहां पे है नहीं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो नेक्स्ट क्या कंपेयर करोगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन। हमेशा याद रखो, फर्स्ट नंबर पे क्या चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप। इफ फंक्शनल ग्रुप इज सेम तो नेक्स्ट क्या कंपेयर करना है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। किरत मल्टीपल बॉन्ड नहीं, प्रिंसिपल कार्बन चेन। अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन सेम है तो थर्ड नंबर पे कंपेयर करना है पोजीशन ऑफ ब्रांच, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल। जब भी आप आइसोमेरिज्म फाइंड करने का ट्राई करोगे, स्टेप 1 चेक फंक्शनल ग्रुप, स्टेप 2 if functional group is same check the principal carbon chain, step 3 if principal carbon chain is same then compare the position of branch, multiple bond
और फंक्शनल। एक एक चेक पॉइंट पे आगे बढ़ रहे हैं। सपोज फंक्शनल ग्रुप अलग है, सपोज फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे क्योंकि वो फंक्शनल आइसोमर बन गए, बात खत्म होगी। ठीक है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सपोज फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन प्रिंसिपल कार्बन चेन अलग है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो चेन आइसोमर बन गए। फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, प्रिंसिपल कार्बन चेन भी सेम है, पोजीशंस चेक करो, पोजीशन अलग है तो पोजीशन आइसोमर बन गए। तो यहां 1 और 2 को जब मैं कंपेयर करता हूं तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब दोनों के पास मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों एल्कीन है। क्लियर? दोनों की प्रिंसिपल कार्बन चेन भी सेम है, 4 कार्बन 4 कार्बन। थर्ड चेक पॉइंट पे आ जाओ। एक ब्यूट 1 इन है और दूसरी ब्यूट 2 इन है, पोजीशन अलग है, रूट वर्ड सेम है, ब्यूट ब्यूट। एक 1 इन और एक 2 इन, इसका मतलब 1 एंड 2 आर पोजीशन आइसोमर्स। नाउ कंपेयर 1 3 1 4 सॉरी 2 3, 1 3 और 2 3 को कंपेयर करो। वन थ्री और 2 3 को कंपेयर करो। तो 1 और 3 दोनों के पास मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, 1 और 3 दोनों में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले में 1 वाले में 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है और थर्ड वाले में 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, तो दे आर चेन आइसोमर्स। सिमिलरली 2 और 3 को कंपेयर करो। प्रिंसिपल कार्बन चेन अलग है, दे आर चेन आइसोमर। ठीक है, अब मैं यहां से आपको थोड़ा सा एक लेवल आगे लेके जा रहा हूं टुवर्ड्स द स्टीरियो आइसोमर। अब ध्यान से सुनो, 1 ब्यूटीन जो कंपाउंड होता है इसका एक ही बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक ही मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब 1 ब्यूटीन बिहेव्स एज अ वन सिंगल कंपाउंड। ये जो 2 मिथाइल प्रोपीन है, जब हम 2 मिथाइल प्रोपीन को लैब में प्रिपेयर करते हैं, तो किसी भी मेथड से प्रिपेयर कर लो, कुछ भी प्रिपेयर कर लो, 2 मिथाइल प्रोपीन चाहे आपने बनाया हो, मैंने बनाया हो, अलग अलग कंडीशंस में बनाया हो, कुछ भी किया हो, हमेशा उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम रहते हैं। इसका मतलब इट बिहेव्स एज अ वन सिंगल कंपाउंड। नाउ कम्स ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन को जब हमने लैब में प्रिपेयर किया तो देखा कभी उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग आता है और सम अदर टाइम द बॉइलिंग पॉइंट इज डिफरेंट। मतलब ब्यूट 2 इन दो डिफरेंट कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो सकता है, आप मेरे लॉजिक को समझो। ब्यूट 2 इन मतलब 4 कार्बन है और सेकंड पे डबल बॉन्ड है, मैंने एक कंपाउंड बना दिया ब्यूट 2 इन। अब साइंटिस्ट ने आगे मुझे बताया कि अरे ब्यूट 2 इन के तो दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बताओ क्यों होते हैं। मेरे पास कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, अभी तक तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि चेन सेम है 4 कार्बन, पोजीशन सेम है, डबल बॉन्ड एट सेकंड पोजीशन, तो दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो सकते हैं? तो मैंने इसका जियोमेट्री ड्रॉ किया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। प्लीज बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नया कुछ नहीं आने वाला है, नया तो 10% आएगा, पहला 90% प्रीवियस रेफरेंस आएगा। हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करोगे तो क्या आएगा? sp2 आएगा। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp2।
और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp। sp2 कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ये ड्रॉ कर दी मैंने ज्योमेट्री आपके सामने। किसी भी एक कार्बन को फोकस करो, उसके अराउंड देखो तो आपको ज्योमेट्री दिखेगी ट्राइगोनल प्लेनर। इसको फोकस करो तो इसके अराउंड आपको दिखेंगे 3 बॉन्ड, एक डबल 2 सिंगल, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। इसके अराउंड देखोगे तो भी आपको क्या दिखेंगे, एक डबल 2 सिंगल, मतलब यहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ सी हियर, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है। इस कार्बन से क्या अटैच है, व्हाट इज अटैच टू दिस पर्टिकुलर कार्बन, एक H और एक CH3। व्हाट इज अटैच टू दिस पर्टिकुलर कार्बन, एक H और एक CH3। तो इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या अटैच है, H एंड CH3। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या अटैच है, H एंड CH3। आई रिपीट, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या अटैच है, H CH3। इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या अटैच है, H एंड CH3। ध्यान से ये ऊपर वाली 2 स्ट्रक्चर्स देखो, 1 2 3 4, 1 2 3। दोनों में प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। कंटिन्यूअसली कितने कार्बन काउंट हो रहे हैं, 4 कार्बन काउंट हो रहे हैं। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन से कार्बन, कितने कार्बन का है, 4। मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड, दोनों में। इसका मतलब दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स का आईयूपैक नेम लिख के देखो, सेम आएगा। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सेकंड पे डबल बॉन्ड, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। डिफरेंस क्या है, जब मैं इनकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में दोनों मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के एक ही तरफ आ गए, नीचे की तरफ, जबकि यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप कहां पे आ गए, ऑपोजिट साइड पे। क्या ज्योमेट्री सेम है, जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या ज्योमेट्री सेम आती है, नहीं आती। इसका मतलब कई बार ऐसा होता है, इसको ज्यादा डिटेल में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एक कंडीशन को मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, उसकी जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनाते हैं तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल डिफरेंट, मॉलिक्यूलर सेम स्ट्रक्चरल डिफरेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर सेम, स्ट्रक्चरल आल्सो सेम, व्हाट इज डिफरेंट, arrangement in 3 dimensional space is different, then it is called as stereoisomerism. तो statement लिखो, compounds having same molecular and structural formula, compounds having same molecular and structural formula but different arrangement in 3 dimensional space, different arrangement in 3 dimensional space
different arrangement in three-dimensional space are called stereoisomers. Are called stereoisomers. देखो स्टीरियोआइसोमर्स में फर्दर हम दो कैटेगरी बनाएंगे। एक कैटेगरी हमारे पास होगी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर और दूसरी कैटेगरी हमारे पास होगी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। और जो कॉन्फिगरेशनल की कैटेगरी है इसमें हम फर्दर दो कैटेगरीज बनाएंगे। एक होगा जियोमेट्रिकल और दूसरा होगा ऑप्टिकल। तो स्टीरियोआइसोमरिज्म की दो कैटेगरी कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल की दो कैटेगरीज जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, ये 12th स्टैंडर्ड में है, अभी इसका कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक चैप्टर है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इटसेल्फ इज अ चैप्टर, तो इसको बिल्कुल अलग चैप्टर की तरह डील करेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हम अभी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमें चैप्टर 13 में दिया हुआ है। ठीक है। और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म भी हमें चैप्टर 13 में दिया हुआ है, मतलब हमारे सिलेबस में है, 11th स्टैंडर्ड में ही है, लेकिन उन्होंने डिवाइड कर दिया। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म पूरा डिस्कस किया है 12 में, और ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशनल डिस्कस किया है 13 में। लेकिन हम आइसोमरिज्म को पूरा एक पैकेज की तरह डील करेंगे। वी विल स्टडी द होल आइसोमरिज्म टुगेदर एक्सेप्ट द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, राइट? सो लेट्स मीट टुमारो इवनिंग 7 o'clock। ओके, सो तब तक कि आप आइसोमरिज्म को एक बार रीड और रिवाइज कर लो। आज आइसोमरिज्म का ज्यादा टेंशन मत लेना, आज मैंने सिर्फ डिफाइन किए हैं ब्रॉडली, क्लासिफाई किए हैं, फ्लो चार्ट बनाया है। कल से हम एक्चुअल आइसोमरिज्म का ईच एंड एवरी इंडिविजुअल केस डिस्कस करेंगे, राइट? सो टुमारो वी विल गेट अ बेटर क्लैरिटी, और कल आइसोमरिज्म ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, इसलिए छोटा टॉपिक है। आज मैंने इंट्रोड्यूस किया है, कल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।